हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस से साथियों यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथियों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो साथियों ये वाली क्लास आपके यूपी पुलिस की क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है साथियों। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी साथियों ये क्लास पढ़ने को मिल जाए। तो साथियों हमारी यूपी पुलिस मॉडल पेपर साथियों हमारा 8 होने वाला है। वो बाकी के साथियों सभी चैनल पर जाके जरूर देखना, नहीं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साथियों, आप वहां से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन। तो साथियों एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वो बताइए साथियों, सऊदी अरब, यमन, इराक या फिर डी ईरान। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा इसका। तो साथियों सही आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सऊदी अरब। साथियों सऊदी अरब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एशिया के निम्न देशों में से साथियों कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों आपको सऊदी अरब को याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों आपके ऑप्शन में यमन है तो यमन के बारे में जान लेते हैं। यमन की मुद्रा साथियों यमनी रियाल होती है। क्या यमनी रियाल होती है। और सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश साथियों कौन सा है, आपके एग्जाम में पूछ ले सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश, तो आपको याद रखना है अमेरिका साथियों, अमेरिका आपको याद रखना है। और एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र पूछ ले तो आपको डिगबोई लगाना है। क्या सर जी, डिगबोई लगाना है आपको। और आपसे पूछ ले भारत को कौन सा देश पेट्रोल सप्लाई करता है, तो भारत को कौन सा देश पेट्रोल सप्लाई करता है, तो सही आंसर आपका रूस के साथ जाएगा। ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेना, आपके साथियों एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। बताइए साथियों कौन सा है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, असम हो जाएगा। क्या सर जी, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य क्या हमारा असम, आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों भारत में पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना आपकी 1886 ईस्वी को होती है। क्या सर जी, हमारी 1886 ईस्वी में साथियों भारत में पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना होती है। और वर्तमान में असम की बात है तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री साथियों हेमंत बिस्व शर्मा हो जाएंगे। आपसे पूछ ले असम के वर्तमान मुख्य राज्यपाल कौन है, तो याद रखना है आपको गुलाब चंद कटारिया को आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले असम राज्य की स्थापना कब हुई, तो आपको लिखना है 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को असम राज्य की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे असम की राजधानी, तो आपको लगाना है दिसपुर। क्या सर जी, दिसपुर आपको बिल्कुल सही आंसर लगाना है। और आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है इनको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक मिल जाएगी, जाके आप उसको वहां से पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला है आपका, असम के किस उत्पादक को हाल ही में GI टैग मिला है, वो बताइए साथियों असम के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग मिला है। तो आपको याद रखना है चौकुआ चावल के लिए हाल ही में साथियों इन्हें GI टैग दिया गया। क्या सर जी, GI टैग दिया गया है आपका चौकुआ चावल के लिए पूछे तो साथियों असम राज्य को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए साथियों किस नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो हो जाएगा आपका अपघटन करने वाले। क्या? अपघटन करने वाले, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अपघटन करने वाले। जो साथियों मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को साथियों अपघटन करने वाले, अपघटन करने वाले नाम से इनको जाना जाता है। क्या? अपघटन करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा, भूजल रिस्क के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम स्तर यानी कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जेल को क्या कहते हैं? साथियों क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल का है, सही ध्यान से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर काफी बढ़िया तरीके से दे सकती हो। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। आपको याद रखना है, जो भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में होता है, इस जेल को क्या कहते हैं? अब आपको बताना है, जो बीच में होता है साथियों इसी जेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका एक्वीफर कहते हैं। क्या सर जी? एक्वीफर बिल्कुल आपको सही आंसर लगाना है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देखता हूं साथियों, इसका आंसर आप क्या लिखते हैं? क्या सर जी इसका आंसर आप लिखोगे या नहीं? तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। और सभी भाई लोग इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको किसी भी तरीके से देना है। क्या सर जी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है? तो जी हाँ सर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में लिख देना है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। आपको इसका आंसर कमेंट में लिख देना है। चलिए देखते हैं साथियों हमारे स्टूडेंट कितनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बाकी साथियों इससे और अदर क्वेश्चन बनते हैं तो उनके ऊपर नजर डालते हैं। विषाणु की खोज आपसे पूछे तो विषाणु की खोज साथियों 1892 ईस्वी में होती है। और किसने की थी साथियों? तो आपका हो जाएगा इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की ने साथियों इसकी खोज की थी। आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे हैजा की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या सर जी हैजा की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो आपको आंत लगाना है। क्या सर जी आंत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब हैजा हो जाता है। और आपका पूछ ले जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो साथियों आपको याद रखना है, क्षय रोग हो जाएगा आपका, निमोनिया हो जाएगा और हो जाएगा आपका टाइफाइड। साथियों ये तीनों रोग साथियों आपके जीवाणु से होते हैं। क्या सर जी जीवाणु से होते हैं। आपके ऑप्शन में क्षय रोग हो तो क्षय रोग लगाना है, निमोनिया हो तो निमोनिया लगाना है और टाइफाइड हो तो टाइफाइड लगाना है। ठीक है, एक कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक होटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? बताइए साथियों फ्रैंक हिटलर द्वारा इनमें से किसका आविष्कार किया गया? विद्युत चुंबक तत्व, बेंजीन या तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास या फिर सी विद्युतीय प्रवाह प्रेरण या फिर डी जेट इंजन। बताइए साथियों जो फ्रैंक होटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो जेट इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक हिटलर ने साथियों जेट इंजन की आविष्कार किया था, जेट इंजन का। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विद्युत चुंबक तत्व की खोज साथियों आपके ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत चुंबक। तो साथियों विद्युत चुंबक की खोज आपकी 1825 ईस्वी में होती है। और कहाँ पर होती है? तो इंग्लैंड में होती है। और इसको किसने खोजा था? विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? तो विलियम स्टर्जन ने की थी। क्या सर जी विलियम स्टर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपसे पूछे विद्युतीय प्रवाह प्रेरण की खोज किसने की? तो साथियों माइकल फैराडे ने की थी। और कब की थी? तो 29 अगस्त 1831 ईस्वी आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका बेंजीन के खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन में बेंजीन भी दिया गया है। तो बेंजीन के खोजकर्ता आपके
34 में होती है इसकी खोज। कब होती है व्यंजन की? 18 से 34 में इसकी खोज होती है। और किसके द्वारा की गई थी? तो मिट सरले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्या सर जी? मिट सरले, आपको याद रखना है। और तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे, तो साथियों इनको अपने नोट्स में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर दी वाजपेयी यर्स नामक किताब के लेखक कौन है? वो बताइए साथियों, कश्मीर दी वाजपेयी यर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन होंगे साथियों? तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी साथियों, ए एस दुलत। क्या सर जी? ए एस दुलत इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। 7 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, यानी कि ए और एस दौलत साथियों आपके ये लेखक हो जाएंगे कश्मीर द वाजपेयी यर्स के। तो एस दौलत की साथियों ये पुस्तक है। अन्य पुस्तक के बारे में जानते हैं, तो आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। इंपोर्टेंट है सभी पुस्तकें, नोट करते जाना। साहित्य लहरी के लेखक कौन है साथियों? जो साहित्य लहरी है उसके लेखक हो जाएंगे आपके सूरसागर, आपको याद रखना है। और आपका अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम कौन है? तो आपको याद रखना है अब्दुल कलाम आज़ाद। साथियों ये जो पुस्तकें हैं साथियों, मैं आपको ये पुस्तकें पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा साथियों आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई हैं, तो आपको इनको नोट करते जाना है। तो साथियों साहित्य लहरी के आपके सूरसागर हो जाएंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के हो जाएंगे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, और आपके हो जाएंगे द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे आपके अखिलेश तिलोत्तमा। क्या सर जी? अखिलेश तिलोत्तमा को याद रखना है। और आपसे पूछ ले एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। और सबसे इंपोर्टेंट पुस्तक आपकी यहाँ पर अष्टाध्यायी होने वाली है। क्या सर जी? अष्टाध्यायी होने वाली है, तो अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे पढ़नी हो जाएंगे साथियों। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि द्वारा लिखी गई। आपको सभी इंपोर्टेंट हैं साथियों, इनको अपने नोट्स में नोट करके रखना। क्या पता आपके एग्जाम में साथियों आने वाला क्वेश्चन इनमें से ही हो जाए। तो चलिए इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। बाकी अगला देखते हैं, और आपसे पूछ ले आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 से 27 अक्टूबर को लागू हुआ। वो बताइए साथियों कब लागू हुआ? वो बताइए साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। वो बताइए साथियों कौन सी सन में हुआ? तो करेक्ट आंसर आपका 2009 में। क्या सर जी? 2009 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। बताइए साथियों, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज, यानी कि सर जी हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। तो क्या हो जाएगा सर जी? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका हो जाएगा साथियों जालौन। क्या सर जी? जालौन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालौन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जालौन। आपको जालौन को याद रखना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो बताइए साथियों कहाँ से इन्होंने स्थानांतरित की थी? लखनऊ में स्थानांतरित की थी राजधानी, बताइए कहाँ से की थी? तो आपका करेक्ट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। क्या सर जी? इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद आपको याद रखना है। तो आगरा और मगध अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। आपको याद रखना है कहाँ से स्थानांतरित की थी, तो आपको इलाहाबाद से लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हैं। वो बताइए साथियों, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हैं। कहाँ पर है साथियों? वो बताइए कहाँ पर हो जाएगा?
तो हो जाएगा आपका देवरिया। क्या सर जी? देवरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन आपका ए में हो जाएगा देवरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, नोट कर लेना। तो आपका गौतम बुद्ध की माता कौन से वंश से थी, आपको याद रखना है कौन से वंश से थी। तो साथियों ये कोलीय वंश से थी। क्या सर जी? कोलीय वंश आपको याद रखना है। आपसे पूछे गौतम बुद्ध का पुराना नाम, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ याद रखना है साथियों। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य को याद रखना है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य हो जाएंगे आनंद हो जाएंगे। क्या सर जी? आनंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, आपको ये भी लिखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व साथियों नेपाल के लुम्बिनी जिले में इनका जन्म हुआ था। क्या सर जी? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में है, जो डैश में है, बताइए साथियों। जो वाल्मीकि का आश्रम अभी ब्रह्मव्रत में है, जो कहां पर है बताइए साथियों। तो कहां पर हो जाएगा? तो सर जी आपका हो जाएगा बिठूर। क्या सर जी? बिठूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बिठूर में है। तो साथियों जो वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में है, जो अब बिठूर में है, तो साथियों आपको बिठूर याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, इनसे कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं साथियों। वाल्मीकि के गुरु कौन थे? वाल्मीकि के गुरु आपको याद रखना है नारद मुनि थे। क्या सर जी? नारद मुनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नारद मुनि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे वाल्मीकि ने रामायण कहाँ लिखी? वाल्मीकि ने रामायण कहाँ लिखी? तो आपको लिखना है बिठूर कस्बे में। क्या सर जी? बिठूर कस्बे में इन्होंने रामायण को लिखा था। और इनसे पूछ ले रामायण का पुराना नाम क्या था? तो रामायण का पुराना नाम हो जाएगा रामचरितमानस। क्या सर जी? रामचरितमानस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1985 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अब साथियों ये बताना है आपको, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन सा नामक पहला हिंदी समाचार निकाला, जिसे साथियों गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। गोविंद रघुनाथ के द्वारा संपादित किया हुआ साथियों इन्होंने 1845 में कौन सा समाचार पत्र निकाला, बताइए साथियों। तो कौन सा निकाला? तो आपको याद रखना है बनारस अखबार। क्या सर जी? बनारस अखबार साथियों इन्होंने प्रकाशित किया था गोविंद रघुनाथ ने। क्या सर जी? गोविंद रघुनाथ ने बनारस अखबार को याद रखना है आपको। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों आपका क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है, आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड हो जाएगा। आपसे पूछे प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको रखना है ऑर्डर जितुंग। क्या सर जी? ऑर्डर जितुंग बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र, और प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा ऑर्डर जितुंग, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ ले पहला समाचार पत्र कब स्थापित हुआ था, तो पहला समाचार पत्र आपका 30 मई 1826 ईस्वी, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अब पूछे आपसे भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में समाचार पत्र, भारत की बात हो रही है साथियों, तो भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की हो जाएगा सर जी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की हो जाएगा। और आपका पूछ ले बंगाल के गजट के संपादक कौन है? बंगाल गजट के संपादक पूछे तो आपको लगाना है जेम्स अगस्त को लगाना है। क्या सर जी? जेम्स अगस्त बिल्कुल सही आंसर है। और आपसे पूछे महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सर्वप्रथम उन्होंने कौन सी पत्रिका को संपादित किया था? सर्वप्रथम की बात है साथियों ये। तो सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका थी महात्मा गांधी की? तो आपको याद रखना है यंग इंडिया। क्या सर जी? यंग इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था।
बताइए साथियों, किसकी तर्ज पर उन्होंने बहुत बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ठुमरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी, ठुमरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान हुसैन सर की एक महान संगीतकार थे और इन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बहुत बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी आपको याद रखना है। जौनपुर की बात हुई है तो जौनपुर के बारे में जान लेते हैं साथियों। सरकी वंश की भी बात हुई है तो सरकी वंश का संस्थापक आपको याद रखना है। पिछले क्वेश्चन साथियों आपका आया था, सरकी वंश का संस्थापक आपका मलिक उल सर्क हो जाएगा। क्या सर जी? मलिक उल सर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकी वंश का संस्थापक। और आपसे पूछ ले जौनपुर के संस्थापक कौन है? तो जौनपुर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे आपके, यानी कि जौनपुर के संस्थापक साथियों फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। अब पूछ ले आपसे भारत में पहला राजवंश किसका था? तो साथियों आपको याद रखना है मौर्य राजा का, साथियों मौर्य साम्राज्य का था साथियों पहला राजवंश। चलिए अगला है आपका जौनपुर जिले का सबसे बड़ा गांव आपको याद रखना है। क्या सर जी? आपसे पूछ ले जौनपुर जिले का सबसे बड़ा गांव, तो आपको माघी पट्टी याद रखना है। क्या सर जी? माघो पट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? बताइए साथियों। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी मुर्मू से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? बताइए साथियों किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों कौन से जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों फर्रुखाबाद। क्या सर जी? फर्रुखाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे किया था। बढ़िया क्वेश्चन साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए साथियों उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था साथियों आपका? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। का सर जी? लॉर्ड डलहौजी आपको याद रखना है। क्या सर जी? लॉर्ड डलहौजी ने साथियों भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी को याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे। तो साथियों ब्रिटिश की बात हुई है, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको याद रखना है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे भारत में पहली ट्रेन का नाम कौन सा है? ट्रेन की बात क्वेश्चन में हुई है तो यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। तो भारत में प्रथम जो ट्रेन चली थी साथियों उसका क्या नाम था? तो आपको याद रखना है रेड हिल रेलवे। क्या सर जी? रेड हिल रेलवे आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले बंगाल का वायसराय कौन है? क्या सर जी? बंगाल का वायसराय पूछे आपसे तो लॉर्ड कर्जन को याद रखना है। क्या सर जी? लॉर्ड कर्जन को याद रखना है। आपसे पूछे भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू याद रखना है आपको। क्या सर जी? सरोजनी नायडू याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हो सकते साथियों, मैंने आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं साथियों? बताइए अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? वो बताइए साथियों। अरविंद पारिख की बात हो रही है। क्या सर जी? अरविंद पारिख की बात हो रही है सर जी। तो ये तो हमें पता है किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई? तो आपका ये सितार हो जाएगा। क्या सर जी? सितार हो जाएगा, हमें तो ये पता था पहले से। सितार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सर जी? सितार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। संगीत की बात हुई है तो संगीत के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। संगीत वाद्य यंत्रों के जनक आपको पता है कौन है? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो साथियों। संगीत वाद्य यंत्रों के जनक माने जाते हैं साथियों। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो नहीं साथियों संगीत स्टार्ट किया था। तो संगीत का जो वाद्य यंत्रों के जनक है वो आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे। आपसे पूछे पहला संगीत वाद्य यंत्र कौन सा था? तो पहला संगीत वाद्य यंत्र आपको बांसुरी को याद रखना है। क्या सर जी? बांसुरी को याद रखना है। आपसे पूछे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका बीड़ा हो जाएगा। क्या सर जी? बीड़ा आपको याद रखना है। आपसे पूछे तानसेन ने किस वाद्य यंत्र की खोज की थी? साथियों ये भी म्यूजिक से संबंधित है, यानी कि ये भी म्यूजिक से संबंधित है। साथियों बताइए तानसेन ने किस वाद्य यंत्र की खोज की थी? तो इन्होंने रुद्र बीड़ा की खोज की थी। तो साथियों किसके दरबार में वाद्य यंत्र से बजाते थे? तो साथियों आपको पता होना चाहिए अकबर। क्या सर जी? अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। और साथियों ये काफ़ी अच्छी बीन बजाते थे। क्या सर जी? काफ़ी अच्छी बीन बजाते थे, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बताइए साथियों भारत का संविधान अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? आपको याद रखना है किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है साथियों, तो आपको याद रखना है आपका दोषी सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण साथियों इस अनुच्छेद में शामिल है। यानी कि कोई भी अपराध, कोई भी दंड आपको जो आपका अनुच्छेद 20 है साथियों, अनुच्छेद 20 आपका दोषी सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण करना साथियों इसके अंदर पूरा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है जीवन का अधिकार, यानी कि जीवन के अधिकार साथियों इसमें निहित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को देश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। और बताइए साथियों कितने राज्यों को? हाँ इसमें पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को देश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपको याद रखना है, 6 साथियों। क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। किसके? आर्टिकल 21A के तहत। क्या सर जी? आर्टिकल 21A के तहत आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको याद रखना है कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं राज्यपाल साथियों राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है साथियों। क्या स्थगन कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा। आपका डी देखते हैं साथियों राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो साथियों आपको इसमें से गलत छापना है। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर है, यानी कि इसकी सही है। और आपसे दूसरा बी ऑप्शन आपका राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। तो ये भी सही है आपका। और आपसे सी बचा। तो साथियों राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो साथियों आपका यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका लॉक किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 की बात हो रही है तो किससे संबंधित है साथियों? तो आपको याद रखना है साथियों ऑप्शन सी पर नजर डालिए। आप एक बार ऑप्शन सी पर नजर डालिए। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। क्या सर जी? अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 के समय जो साथियों आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे
फरुखुद्दीन अली अहमद। क्या सर जी? फरुखुद्दीन अली अहमद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये फर्स्ट बार था जो 1975 में आपातकाल लगा था। तो साथियों उस समय ये राष्ट्रपति थे कौन? फरुखुद्दीन अली अहमद, आपको याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं साथियों। साथियों इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाई थी? साथियों आपातकाल की बात हुई है तो उससे बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाई थी? तो आपको याद रखना है 25 जून 1975 ईस्वी में उन्होंने साथियों जो है इमरजेंसी लगाई थी। और क्यों लगाई थी? तो आपको लिखना है भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था साथियों उस टाइम ये आपातकाल लगा था। अगला है आपका, भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, आपको याद रखना है। भारत में दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? तो भारत में दूसरी बार लगा था आपका 17 सितंबर 1971 ईस्वी को। क्या सर जी? 17 सितंबर 1971 ईस्वी को दूसरी बार आपातकाल लगा था। आपसे पूछे आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 352 के तहत साथियों आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अगर कोई इमरजेंसी आती है। अगला है आपका, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? तो साथियों आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान की राजधानी क्या है? साथियों लेबनान की राजधानी बतानी है। लेबनान की राजधानी क्या है? तो कमेंट में लिखना आपने लेबनान का नाम कभी सुना है या नहीं। तो बताइए लेबनान की राजधानी क्या होगी? तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी साथियों आपकी ऑप्शन ए बेरूत। क्या साथी? बेरूत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, लेबनान की राजधानी हो जाएगी। चलिए और राजधानी के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। देश और उनकी राजधानी के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी को आपको याद रखना है जकार्ता होती है। चीन की राजधानी को याद रखना है बीजिंग होती है। वियतनाम की राजधानी को याद रखना है तो हनोई होती है। और फिलीपींस की राजधानी को याद रखना है मनीला होती है। और हॉलसी की जो साथियों हॉलसी की राजधानी को आपको याद रखना है वेटिकन सिटी होती है। वेटिकन सिटी होती है साथियों, आपको याद रखना है। और आपका नीचे है नाउरू साथियों, जो आपने सुना है नाउरू साथियों आपने सुना है। तो नाउरू की जो राजधानी होगी वो यारेन हो जाएगी। क्या सर जी? यारेन हो जाएगी। आपसे पूछ ले साथियों लिechtenstein का राजधानी कहाँ है? लिechtenstein का राजधानी कहाँ है? तो बादुज हो जाएगा। क्या सर जी? बादुज आपको लिखना है साथियों। प्रीवियस ईयर में आपकी इस तरीके से राजधानी पूछी गई थी साथियों, जो कि आपको उनके बारे में पता भी नहीं था। तो साथियों मैंने उसी लेवल पर आपकी ये राजधानी बताई है, तो नोट कर लेना एक बार इनको। चलिए अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तेंगे यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तेंगे यहाँ की मुद्रा हो जाएगी ऑप्शन सी तेंगे। ये कजाकिस्तान की मुद्रा होती है। चलिए मुद्रा के बारे में जानते हैं। ओमान की मुद्रा कौन सी आपसे पूछे? ओमान की मुद्रा कौन सी है? तो ओमानी रियाल हो जाएगी। कंबोडिया की मुद्रा पूछे आपसे तो कंबोडिया रियाल हो जाएगा। आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर हो जाएगा। क्या सर जी? ऑस्ट्रेलिया का डॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? आपको लिखना है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर आपका ब्राजील हो जाएगा। क्या सर जी? ब्राजील बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन बी ब्राजील हो जाएगा। इसमें साथियों सबसे अधिक आबादी है जो कि साथियों दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये। तो साथियों आपने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन पढ़े। आई होप कि साथियों आपने इस 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है तो साथियों आप मुझे ये बताना कि आपके इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो साथियों आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चली है। और साथियों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था शुरू में, शुरू में क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। मैं एक बार आपको जाते जाते और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन क्या है? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, पेचिस, आंत्रज्वर, क्षय रोग। तो साथियों इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख देना।
बहुत ज़रूरी है साथियों। इस पर बोर्ड देखते हैं कितने आते हैं। तो साथियों जीवाणु हैं, विषाणु के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है, आपको ध्यान से लगाना है साथियों क्वेश्चन क्या है, और ध्यान से इसका आंसर कमेंट में लिख देना। बाकी साथियों आज की इस वीडियो में आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और साथियों अपना स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ इस वीडियो में से आपके। तो चलिए साथियों, और साथियों हमारी लाइव चलती है शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे लाइव चलती है। आज किसी कारण बस आपका जो 1 बजे का लाइव था साथियों वो बंद किया गया, कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए साथियों जो आपका 1 बजे की लाइव स्टार्ट होती है, आपकी लाइव होती है, वो आज किसी कारण बस बंद रही थी, और आपकी शाम को 6 बजे लाइव चलेगी साथियों। तो उसको आके ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। चलिए साथियों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।